हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने औरंगजेब पर कुछ प्रश्न जो विगत सालों में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा किया था। आज हम शाहजहां जो मुग़ल शासक है उसके बारे में जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन 1592 में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था और इसी को शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था, लाहौर में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में जन्म हुआ था। 1592 में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था, लाहौर में हुआ था। और इसके पिता का नाम तो जहांगीर था, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन माँ का नाम जो था वो मारवाड़ की महारानी थी। ये मारवाड़ की महारानी थी और उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई शाहजादा खुर्रम की माँ थी। फिर से समझ लीजिए, 1592 में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम जहांगीर था और इनकी माँ जो थी मारवाड़ की उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। शाहजादा खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजादा खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां का उपाधि दिया था, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है ये सूबेदार था तो इसको शाहजहां का उपाधि दिया था जहांगीर ने। उसके बाद ये शाहजादा खुर्रम या शाहजहां का शादी हुआ था 1612 एडी में। नूरजहां की भाई का नाम था आपको आसफ खां। नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम से जो है इसका शादी हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम से जो है खुर्रम का शादी हुआ था और यही बाद में क्या कहते हैं मुमताज़ महल कहलाई थी। अर्जुमंद बानो बेगम ही मुमताज़ महल कहलाई थी। ये बात चर्चा मैंने पहले भी किया था। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। तो जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां थी वह चाहती थी कि अपने दामाद शहरयार को हम शासक बनाएं। शहरयार को शासक बनाएं। और शहरयार क्या किया कि लाहौर में अपना ताजपोशी कर लिया। इधर आसफ खां चाहता था कि मेरा जो दामाद है शाहजहां वो शासक बने और शाहजहां उस समय दक्षिण भारत में था। तो इसने क्या किया आसफ खां ने कि दाबर बख्श को, जो खुसरो का बेटा था, दाबर बख्श जो खुसरो का बेटा था, जहांगीर का बेटा खुसरो और खुसरो का बेटा दाबर बख्श, उसको जो है आसफ खां ने आगरा की गद्दी पर बैठा दिया और शहरयार का आंख निकलवा लिया। तो शहरयार का जब आंख निकलवा लिया तो इस्लाम में मान्यता है कि जिस व्यक्ति का आंख निकाल लिया जाता है वो शासक नहीं बनता है। और फिर जब दक्षिण भारत से फरवरी 1628 में शाहजहां आगरा पहुंचता है तो दाबर बख्श को गद्दी से हटाकर शाहजहां को गद्दी पर आसफ खां बैठा देता है। जब फरवरी 1628 में जब शाहजहां ओथ लेता है, शपथ लेता है, तो इस नाम से शपथ लेता है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सादेन। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए साहेब, ये उपाधि लेता है शाहजहां।
जब आगरा की गद्दी पर यह बैठता है तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सादेन। ये राजधानी क्या करता है कि पहले जो राजधानी आगरा था ये दिल्ली ले जाता है, दिल्ली ये राजधानी जो है आगरा ले जाता है। जैसे अकबर का राजधानी भी आगरा था तो फतेहपुर सीकरी ले गया था, उसी प्रकार शाहजहां भी जो है राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाता है ना। दिल्ली में जो शाहजहां ने शहर बसाया उस शहर का नाम है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद दिल्ली में एक शहर बसाया था शाहजहां ने, ठीक। और वहीं पर शाहजहानाबाद में ही लाल किला है, जामा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला है चांदनी चौक के पास। तो वो लाल किला में जब आप जाइएगा तो लाल किला में 2 दरवाज़ा है, एक पश्चिमी दरवाज़ा है जिसको लाहौर दरवाज़ा कहा जाता है, पश्चिमी दरवाज़ा लाहौर दरवाज़ा है, और एक दक्षिणी दरवाज़ा है वो जो है दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है, वह दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। लाल किला में 2 दरवाज़ा है, एक पश्चिमी दरवाज़ा है और एक दक्षिणी दरवाज़ा है। पश्चिमी किला लाहौर दरवाज़ा कहलाता है, वहीं दक्षिणी किला जो है दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। तो ये पूरा जो है शाहजहां के बारे में, शाहजहां के लाल किला के बारे में। शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किला के सामने में जामा मस्जिद बनाया था, आगरा के किला में मोती मस्जिद बनाया था, ये सब इसी का बनाया हुआ है। आगरा के लाल किला में जाइएगा तो दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब आपको रंग महल, शीश महल, ये सब देखने मिलेगा देखने को। मुसम्मन बुर्ज आपको, नगीना मस्जिद, ये सब आगरा में है जो शाहजहां ने बनाया था, है ना। जामा मस्जिद दिल्ली में है जो शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था। तो यह आपका हो गया जो मतलब इसके बारे में जो चर्चा था वो। देखिए, एक बनारस का कविंद्राचार्य थे, कविंद्राचार्य थे, बनारस का एक कविंद्राचार्य थे। ये कवि थे, शाहजहां के आश्रित कवि थे कविंद्राचार्य, और ये ब्रज भाषा में लिखते थे कविता, और ब्रज भाषा में लिखते थे और अवधी भाषा में ये कविता लिखते थे। और संस्कृत के भी बहुत ही अच्छे विद्वान थे, ये संस्कृत भाषा के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। बनारस के रहने वाले कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे और अवधी भाषा में लिखते थे। संस्कृत भाषा के भी ये बहुत ही अच्छे विद्वान थे, है ना। इन्होंने एक किताब लिखा, कविता लिखा था कविंद्र कल्पलता, कविंद्र कल्पलता। ये शाहजहां की प्रशंसा में कविंद्राचार्य ने लिखा था, कविंद्र कल्पलता, है ना। काफ़ी प्रशंसा किया है इसमें शाहजहां का इसने। और बनारस के ही रहने वाले थे कविंद्राचार्य, तो इन्हीं के कहने पर, कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। कल हमने स्वर्ण युग बताया था कि किसने शाहजहां के समय को स्वर्ण युग कहा था, है ना। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि शाहजहां का काल स्वर्ण युग था, वहीं एल्फिस्टन्स कहते हैं कि समृद्धि का काल था। कला साहित्य और जो कला साहित्य के दृष्टिकोण से और इन कला साहित्य और स्थापत्य की दृष्टिकोण से जो है मुगल काल में शाहजहां का जो समय था वो स्वर्ण काल था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ साहित्य का, साहित्य का काफ़ी शाहजहां के समय में हुआ। इसमें फारसी की 2 शैली आया, फारसी भाषा का 2 शैली आया, एक भारतीय शैली था और एक ईरानी शैली था। एक भारतीय फारसी शैली था और दूसरा था ईरानी फारसी शैली। ईरानी फारसी शैली को ज़्यादा जो है शाहजहां के समय में बोलबाला था, और इसी के कवि कलीम थे। कवि कलीम फारसी ईरानी मतलब ईरानी जो फारसी थी उसी के मतलब एक विद्वान थे कवि कलीम, और ये जो है शाहजहां ने इनको अपना राजकवि बनाया था, शाहजहां ने इनको अपना राजकवि बनाया था। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जैसे भारतीय भाषा में जो फारसी था उसमें अब्दुल हमीद लाहौरी थे, काफ़ी विद्वान थे,
अब्दुल हमीद लाहौरी, ये काफ़ी विद्वान आदमी थे। उसके बाद मोहम्मद सादिक थे, मोहम्मद सादिक, चंद्रभान, ये सब जो थे भारतीय फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद सादिक, चंद्रभान, ये सब जो थे। और ईरानी भाषा में कौन थे? तो कवि कलीम थे, अमीनी कजवीनी था, अमीनी कजवीनी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और जलालुद्दीन तबातबाई, जलालुद्दीन तबातबाई, जलालुद्दीन तबातबाई, ये जो है ईरानी भाषा के, जो है फारसी भाषा के, ईरानी फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। फिर से सुन लीजिए, शाहजहाँ के समय में फारसी भाषा का काफ़ी विकास हुआ और फारसी भाषा में दो शैली आया, भारतीय फारसी भाषा और ईरानी फारसी भाषा। भारतीय फारसी भाषा के अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद सादिक, चंद्रभान जो थे काफ़ी विशेषज्ञ थे। वही ईरानी फारसी भाषा के अमीन कजवीनी, कवि कलश और जलालुद्दीन तबातबाई जो है इसके ईरानी राजभाषा, फारसी राजभाषा के जानकार थे। देखिए, शाहजहाँ बल्ख क्यों जीतना चाहता था, बल्ख या बदकशा? तो इसके पीछे कारण था। शाहजहाँ बल्ख या बदकशा क्यों जीतना चाहता था? पूछ सकता है कि शाहजहाँ के बल्ख या बदकशा अभियान का उद्देश्य क्या था, है ना? तो बल्ख और बदकशा जो है काबुल की सीमा पर है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में काबुल की सीमा में, अफगानिस्तान में है। और काबुल बल्ख बदकशा से जो है ईरान सटा हुआ है, ईरान जो है सटा हुआ है। तो ईरान और भारत के बीच में एक बफर राज्य हो, तो बल्ख बदकशा को शाहजहाँ जितना चाहता था, जहाँ पर वो एक अपने मित्र शासक को बैठा सके। शाहजहाँ के बल्ख बदकशा अभियान का उद्देश्य था कि वहाँ पर अपना एक मित्र शासक को बैठा सके, क्योंकि मुगल साम्राज्य की सीमा और ईरानी साम्राज्य की सीमा वहीं पर जाके मिलती थी। तो एक बफर राज्य के रूप में बल्ख और बदकशा का उद्देश्य उपयोग मुगल शाहजहाँ कर सके या मुगल साम्राज्य कर सके। कंधार जो है शाहजहाँ 1649 में हार गया, और एक बार जब कंधार हार गया तो फिर मुगल साम्राज्य में कंधार नहीं मिला। और कंधार को सिंह द्वार कहा जाता था और ईरान और भारत की मुगल साम्राज्य की सीमा पर यह अवस्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व का केंद्र था। और कंधार जो है ईरानी साम्राज्य में जब चला गया तो उससे घाटा मुगल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा को हुआ। उत्तर पश्चिम साम्राज्य की जो सीमा थी मुगल साम्राज्य की सीमा, वह काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि कमज़ोर हो गया, है ना, काफ़ी कमज़ोर हो गया। शाहजहाँ ने औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया था। शाहजहाँ ने औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया था। पहली बार 1636 से लेकर 1644 तक, 8 सालों तक ये दक्षिण भारत का सूबेदार रहा था, ठीक। और दूसरी बार 1652 से लेकर 1658 तक ये दक्षिण भारत का सूबेदार था। शाहजहाँ ने औरंगजेब को 2 बार दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया। पहली बार 1636 से लेकर 1644 तक, फिर दूसरी बार 1652 से लेकर 1658 तक इसको शासक बनाया था। ठीक है, इसके साथ अब देखिए अहमदनगर के बारे में भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अहमदनगर शाहजहाँ ने 1636 में जीता था, 1636 में शाह जीता था, लेकिन 1633 में अहमदनगर को जीता जा चुका था और अहमदनगर का शासक था निजाम हुसैन शाह। निजाम हुसैन शाह, तो निजाम हुसैन शाह को शाहजहाँ ने ग्वालियर के किला में कैद करवा लिया। लेकिन उसी समय एक शाहजी भोसले करके थे जो अहमदनगर में काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब शाहजहाँ ने निजाम हुसैन शाह को कैद कर लिया तो एक छोटा सा बच्चा था मुर्तज़ा तृतीय जो निजाम शाही वंश का ही था, उसको लेकर शाहजी भोसले ने मुगलों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन बाद में शाहजी भोसले और मुर्तज़ा तृतीय को मुगल सेना ने काफ़ी परेशान किया। 1636 AD में
जो है शाहजी भोसले को पकड़ लिया गया। तो शाहजी भोसले ने क्या किया कि मुर्तजा तृतीय को मुगल शासक शाहजहां को सौंप दिया और शाहजी भोसले को कहा गया कि अब जो है आप बीजापुर की सेवा में चले जाइए। अहमदनगर की सेवा में हैं तो अहमदनगर की सेवा छोड़ दीजिए, अब चले जाइए आप बीजापुर की सेवा में। तो शाहजी भोसले जो है बीजापुर की सेवा में चले गए और मुर्तजा तृतीय को, जो निजाम शाही वंश का था, उसको जो है गिरफ्तार करके ग्वालियर किले में रख लिया गया। तो यह है, और बाद में 1636 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में पूर्णतः मिला लिया जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, है ना। देखिए, औरंगजेब का शाहजहां को 4 पुत्र था। शाहजहां को 4 पुत्र था, उसमें सबसे बड़ा पुत्र था दारा। और दारा जो था ये काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। दारा काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हिंदू धर्म ग्रंथ का काफ़ी अध्ययन किया था, उपनिषद का अध्ययन किया था, योग वशिष्ठ का अध्ययन किया था, भगवद गीता का अध्ययन किया था। मतलब शाहजहां के सभी पुत्रों में दारा सबसे पढ़ा लिखा था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सबसे बड़ा था और सबसे पढ़ा लिखा था। योग वशिष्ठ पढ़ा था, उपनिषद पढ़ा था, भगवद गीता पढ़ा था, ये सब जो है पुराण का भी अध्ययन किया था। इसने काफ़ी अध्ययन किया था। और इसकी जो एक किताब है नज्म उल बहरीन, दारा का किताब का नाम है नज्म उल बहरीन। ये दारा का आप कह सकते हैं कि मूल रचना है, नज्म उल बहरीन, समुद्रों का मिलन इसको आप कह सकते हैं। यह एक मतलब दार्शनिक रचना है, उपनिषद पर आधारित दार्शनिक रचना है ये। शाहजहां के समय में दारा शिकोह ने, इसको दारा शिकोह भी कहते हैं, को ने जो है 52 जो है उपनिषद का संस्कृत भाषा में 12 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था सिर-ए-अकबर के नाम से, सिर-ए-अकबर के नाम से। शाहजहां के समय में दारा ने 52 उपनिषद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से करवाया था। ठीक, इसको जो है एक लेनपुर नामक इतिहासकार है, दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं, कह के पुकारते हैं। लघु अकबर, दारा शिकोह को लेनपुर इतिहासकार लघु अकबर कह के पुकारते हैं। ठीक, और वहीं पर शाहजहां जो है इसको दारा को शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था। शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था। अब शाहजहां ने दारा को, अपने बड़े बेटे दारा को शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था और इसको अपना वली अहद भी घोषित कर दिया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना वली अहद घोषित कर दिया था। वली अहद का अर्थ हुआ उत्तराधिकारी। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो जात था वो 40,000 था, उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया। जब ये सब काम शाहजहां ने किया तो इससे जो है, और शाहजहां के अन्य पुत्रों को, जो अंतिम पुत्र थे, उनको मन में थोड़ा सा संशय आ गया और यही कारण था कि बाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। शाहजहां के स्वास्थ्य गिरते ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो है दारा शिकोह को भी पराजित करके दिल्ली के जो जामा मस्जिद है वहाँ चांदनी चौक में खुलेआम जो है लैंप पोस्ट में टंगवा के उसको फांसी दे दिया गया। बर्नियर जो है, जो विदेशी यात्री है, फ्रांसीसी यात्री है, वह इस लोमहर्षक कथा का अपने वर्णन में उल्लेख करता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने जो है दिल्ली के चांदनी चौक में एक लैंप पोस्ट में इसको दारा शिकोह को फांसी दिलवा दिया। तो ये सब है। और लोग जो थे वहाँ, दिल्ली के लोग दारा शिकोह को काफ़ी पसंद करते थे और दारा शिकोह के लिए सभी लोग रो रहे थे। लेकिन औरंगजेब जो था वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह, क्योंकि दारा शिकोह का झुकाव थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत, भारतीय धर्म ग्रंथों की ओर था, तो कहीं ना कहीं इस्लाम के मूल मान्यता के थोड़ा सा विपरीत जाता था। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में जो और भी प्रशासन, साहित्य, काफ़ी भी चर्चाएं होंगी, करता रहूँगा। देखिए, ये वीडियो काफ़ी लाभकारी है, आप लोग इसको फ़ायदा उठाइए। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं, JRF का एग्ज़ाम देते हैं, PGT, TGT जैसी जो परीक्षाएं होती है शिक्षक के लिए, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद।